मित्रों, लिखावट के इस ऑनलाइन गूगल मीट प्रोग्राम में एकल कविता पाठ की श्रृंखला इन दिनों चल रही है। अब तक हमने कई कवि मित्रों की कविताओं की रिकॉर्डिंग की है। आज हमारे साथ मेरे कवि मित्र दिविक रमेश जी जुड़ चुके हैं। वे अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। रेपिटिशन से बचने के लिए मैं दिविक रमेश जी के परिचय की जिम्मेवारी आज की हमारी संचालिका नोरीन शर्मा पर मैं छोड़ता हूं। हाँ, नोरीन शर्मा जी का परिचय देना मैं जरूरी समझता हूं। नोरीन शर्मा जी दिल्ली के एल्कॉन पब्लिक स्कूल में 33 वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया और अब वहां से सेवा मुक्त होकर अपनी साहित्यिक रुचियों में अपनी ऊर्जा लगा रही हैं, जो काबिल तारीफ है। उन्होंने एक व्याकरण पुस्तक श्रृंखला भी लिखा है जिसका नाम उल्लास है। कई साझा संकलनों में उनकी कविताएं छपी हैं, संकलित हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताएं प्रकाशित हैं। उन्होंने बजाप्ता से राम सेंटर से एक्टिंग कोर्स किया है और रंगमंच के विभिन्न आयामों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन भी करती हैं। अपने स्कूल के जहां वो पढ़ाती थी कि रंगमंच कक्षाएं भी वो लेती थी और बच्चों को नाटकों के बारे में, मंचन के बारे में बतलाया करती थी। तो मैं अब नोरीन शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो दिविक रमेश जी के कविता संसार के बारे में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी दें और उसके बाद उनको दिविक रमेश जी को आमंत्रित करें कविता पाठ। नोरीन शर्मा जी। नमस्कार आप सभी मित्रों को, गुरुजनों को, विद्वज्जनों को और मेरे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम दिविक रमेश जी के बारे में बात कर रहे हैं। जी, जैसा कि काफी लोग जानते हैं कि दिविक रमेश जी का मूल नाम रमेश चंद शर्मा है और उस समय में एक और थे रमेश शर्मा जो लिखा करते थे, तो दिविक जी ने अपने नाम के आगे जो दिविक लगाया है वो भी एक छोटी सी घटना है। उनका जन्म 28 अगस्त 1946 को दिल्ली से सटे हुए एक गांव किराड़ी में हुआ और वे आज एक प्रतिष्ठित कवि, कहानीकार, अनुवादक, संपादक एवं आलोचक भी हैं। उनकी कितनी ही रचनाएं आज विश्वविद्यालयों में लगी हुई हैं। कितने छात्र हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो इस समय उनके रचनाओं पर, उनके कविताओं पर, उनके साहित्य पर शोध कार्य में रत हैं। और उनके अगर हम बात करें पुरस्कारों की, तो शायद पूरा का पूरा कार्यक्रम उनके पुरस्कारों की गणना करने में ही बीत जाएगा। मैं अभी हाल ही में उनको मिले जो 2018 में बाल साहित्य पर जो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, सोवियत न्यूजीलैंड का भी पुरस्कार मिला है और एक बहुत लंबी फहरिस्त है। तो मैं उनका गणना न करवा के आज
मैं अपने कवि मित्र देविक जी से के लेखन पर, विशेषकर बड़ों की कविताओं पर हम लोग केंद्रित रहेंगे। यूं तो वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, और हम जानते हैं कि उन्होंने काव्य संग्रहों के भी अगर मैं गिनती करूं तो आप सब समझ सकते हैं कि वो सारा कार्यक्रम उनके काव्य संग्रहों में की गिनती में है और नामों को पुकारने में ही बीत जाएगा। यद्यपि उनके जो शीघ्र प्रकाशित रचनाएं तो आप सभी जानते ही हैं। उनके जो शीघ्र प्रकाश्य हैं, मैं उनकी बात करूंगी आज आपके सामने, कि कविता संग्रह आ रहा है जब घुटती है सांस आदमी की, संस्मरण आ रहा है सवालों से टकराते हुए, बाल कविता। पर माँ, सच तो यही है ना, बाल कहानी, लूलू का आविष्कार। उन्होंने लूलू का एक कैरेक्टर इजाद किया है जो बहुत ही खूबसूरत है। बाल नाटक में उनका जो मेरे प्रिय बाल नाटक, और बाल संस्मरण, यादें मेरी मजे आपके, और बहुत से अनुवाद हैं जिनका उन्होंने चयन किया है। और हम उनके बारे में अगर कविताओं की बात करेंगे तो विशेषकर मेरे बेहद करीब हैं उनके दो जो हम कह सकते हैं कि अध्ययन जो जिनका प्रकाश्य हुआ है, माँ गांव में है और गेहूं घर आया है। इन दोनों के बारे में हम, जैसे कि उनके जन्म के बाद हम बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की, तो 5वीं कक्षा के बाद देविक जी दिल्ली आ गए थे, ननिहाल अपने। और वहाँ का वातावरण उन्हें जो मिला नाना जी के साथ, जो उनका एक प्रोत्साहन मिला, वो वास्तव में उन्हें एक नई दिशा दे गया। तो उनके हम जब कविताएं पढ़ते हैं तो उनमें हरियाणवी बोली के कुछ शब्द मिलेंगे आपको, वो लेखन में उभर कर आती हैं। ग्रामीणता, खेत, खलिहान, दालान, आंगन, ये सब, चक्की, चूल्हा, चकला, बेलन, ये सब अपनी एक खास उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कवि देविक रमेश ने कभी अपनी बौद्धिकता की छाप कविताओं पर थोपी नहीं है। उनका यही सहज सरल काव्य लेखन एक आम पाठक को आकर्षित करता है और प्रशंसनीय बनाता है उनके लेखन को। और खास तौर से उनके जो गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू है, वो उनकी कविताओं में हमें पूरी तरह से दिखलाई देती है और हम उनकी खुशबू में पूरी तरह सराबोर हो जाते हैं। अब मैं उनके एक बहुचर्चित काव्य संग्रह माँ गांव में है, उसके इसी शीर्षक पर जो उनकी कविता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जो मेरे बेहद करीब है। माँ गांव में है, चाहता था आ बसे माँ यहाँ इस शहर में, पर माँ चाहती थी आए गांव भी थोड़ा साथ में, जो न शहर को मंजूर था और ना मुझे। ना आ सका गांव, ना आ सकी माँ ही शहर में, और गांव मैं क्या करता जाकर। यहाँ ये खूबसूरती देखिए कि कवि की विवशता है कि जीविकोपार्जन के लिए जिस तरह से गांव से पलायन हो रहा है और जिस तरह से लोग आ रहे हैं शहरों में, तो उसका एक हल्की सी छवि दिखाई देती है। लेकिन आगे देखिए वो खूबसूरती कि गांव से उनका रिश्ता किस तरह से जुड़ा है। पर देखता हूं कुछ गांव तो आज भी है जरूर, देह के भीतरी भाग में, इधर उधर छिटका, थोड़ा थोड़ा चिपका। माँ आती है, माँ आती है बिना किए घोषणा, तो थोड़ा बहुत ही सही गांव तो आता ही है ना शहर में। पर कैसे आता वह, खुला खुला दालान, आंगन, जहां चारपाई पर माँ बतियाती है, भीत की उस ओर खड़ी चाची से, बहुओं से, करवाती है मालिश पड़ोस की रामवती से, सुस्ता लेती है जहां धूप का सबसे खूबसूरत रूप ओढ़कर किसी लोकगीत की ओट में।
कवि ने जो यहाँ इन कविताओं में, खासतौर से इस संग्रह की जो कविताएं हैं, हम देखते हैं कि व्यक्तिगत जीवन की अनुभूतियां हैं। हम मैं कहें तो एक देखा भोगा जिया हुआ यथार्थ। उन्होंने अपनी कविताओं में वो जो बिंब, प्रतीक या अलंकार जबरन नहीं ठूसे हैं किसी भी हालत में। हाँ, भावानुकूल हैं जहां उनकी आवश्यकता उन्हें लगी है, तो वो सरलता बहुत आकर्षित करती है। और उनकी जो अधिकतर कविताओं में मैंने देखा था कि एक व्यक्तिवादी सोच है जो दृष्टिगोचर हो रही है। और ऐसा नहीं कि देविक रमेश जी ने मात्र व्यक्ति वैशिष्ट के साथ ही बात की है या उन्हीं पर ही लिखा है। उसके साथ वो समसामयिक विषयों से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, घटनाओं से जुड़े हैं, और मानवीय अनुभूतियों से ओतप्रोत हैं उनकी रचनाएं, जो हमें ज्यादातर दिखलाई देती हैं। अब मैं उनका एक संग्रह है, गेहूं घर आया है। एक पाठक के दृष्टिकोण से, जब एक पाठक, एक आम पाठक, चूंकि इस पाठक अधिकतर हमारे साहित्यिक मित्र भी हुआ करते हैं, मैं एक आम पाठक की बात कर रही हूँ, जब वो देखता है, पढ़ता है इस संग्रह में, तो जो हरियाणवी छटा है और एक मानवीयकरण की खूबसूरती वहां पर दिखलाई देती है। वो त्रासद को, तंगहाली को इस सहज भाव से कह जाते हैं कि पाठक दांतों तले उंगली दबा के रह जाता है। और उनकी कविताओं में एक सकारात्मक सोच है, एक सकारात्मक पक्ष है जो बहुत प्रबल है। और उन्होंने अपनी कविताओं में कोई आदर्शवाद या कहें कोई तंगहाली या त्रासदी का समाधान थोपा नहीं है, किंतु वही सहजता है, वही आम मानव की जो अनुभूति है, उसको उन्होंने ज्यों का त्यों परोसा है। और उनकी यही परिपक्वता उनकी इस कविता में देखिए कितनी खूबसूरती से दिखलाई दे रही है। गेहूं घर आया है जी, ये संग्रह का नाम भी है और उसी से ली हुई शीर्षक की कविता है जो मैं आपके सामने पढ़ रही हूं। कर्ज का ही सही, कर्ज का ही सही, घर आया तो है गेहूं, गृहिणी खुश है। आज लीपा है पूरे उत्साह से आंगन। जो मित्र लिपाई पुताई से अनभिज्ञ हैं उनके लिए मैं बता दूं कि गांव में गोबर और मिट्टी को मिलाकर अपने आंगन को लीपा जाता था। अगर घर अंदर से पक्का भी है तो भी, खासतौर से गृहिणियां रसोई को और आंगन को स्वच्छ करने के लिए लिपती थीं। तो वो शब्द आप ध्यान दे सकते हैं। पंख से मार रहे हैं चकला बेलन, ये देखिए, पंख से मार रहे हैं चकला बेलन, गृहिणी खुश है। न सही साग पात, गेहूं तो आया है घर में, गृहिणी खुश है। रगड़ लेगी नून मिर्च, नून नमक, रगड़ लेगी नून मिर्च, थोड़ा धनिया साबुत, आज मचल उठा है सलबट्टा भी। ये देखिए मानवीयकरण का खूबसूरत रूप। कर्ज का ही सही, गेहूं खुश है, गृहिणी और आदमी। खुश घर भी है, खुश घर भी है, टुक चैन तो मिलेगा कलह से। आज साफ है बच्चों की नाक भी, झाड़ू भी मुस्कुरा रही है पड़ोसिन सी, झाड़ू भी मुस्कुरा रही है पड़ोसिन सी। देखिए यहाँ उपमा अलंकार को थोपा नहीं है, बड़ी सहजता से उपमा अलंकार यहाँ आ गया है। पांव मिल गए हैं घर को, गृहिणी खुश है, आदमी भी, घर आया तो है गेहूं। यहाँ पर हम ये जो खूबसूरत छटा देख रहे हैं वो वास्तव में एक आम पाठक को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। बहुत से पहल हैं हमारे देविक रमेश जी के सम्मानों में, बहुत जगह उनको पहले पहल हुआ है उनके जीवन में। मैं उन कुछ चीजें तो उनके मुख से ही सुनना चाहूंगी। और खास तौर से उनके एक काव्य नाटक का उल्लेख किए बगैर मैं नहीं रह सकती, जिसका न केवल अनुवाद हुआ है, बड़ा ही भव्य मंचन भी किया गया है, और साथ ही साथ मराठी, गुजराती, कन्नड़, अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ है।
हम इस नाटक की बात इसलिए भी कर रहे हैं कि ये इसको मैं स्त्री विमर्श, जो कि बड़ा ही ज्वलंत सा विषय है, और ये आज से नहीं वर्षों से ज्वलंत विषय, और आज हम देखते हैं लेखिकाएं बहुत लिख रही हैं और मन की बातें कर रही हैं, खास तौर से स्त्री विमर्श को लेकर। हम हैं, अपने होने, अपनी मौजूदगी को आज दिखा रही हैं। लेकिन ये एक मिथक से लिया है रमेश जी ने। यहाँ पर देविक रमेश जी ने इसको वाल्मीकि रामायण से एक मिथक के रूप में लेकर आज के संदर्भों तक लिया है। और सबसे बड़ी खूबसूरती इस नाटक की जो मुझे आकर्षित करती है वो ये है कि उनके पात्र जो उद्घोषणा, अग्नि, सन्नाटा, हर्ष, सूचना, विश्वास, संदेह, उत्सुकता, पृथ्वी, ये जो प्रकृति से भावों से, ये भाव तो हमारे कालजयी हैं हमेशा से हमेशा तक। उन भावों को उन्होंने एक पात्रों की जो विजिबल नहीं है, हमारे उन पात्रों के लिए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इन पात्रों की जो संकल्पना है, इस पर मैं देविक जी से जरूर बात करना चाहूंगी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मेरे प्रिय साहित्यकार देविक रमेश जी। जी नमस्कार। नमस्कार देविक रमेश जी सर। देविक जी 1 मिनट। अभी अभी कौशल किशोर जी ने याद दिलाया है जी कि देविक जी ने 75 साल पूरे किए हैं। अरे वाह, इसकी बहुत बहुत बधाई। और 75 साल को सार्थक आप कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इसके लिए हम सबकी आपके लिए शुभकामनाएं। स्वस्थ और स्वानंद रहें सर। दिव्य जी अपना कविता पाठ करें। कविता पाठ के लिए आधा घंटा समय आपको है। तो जी, तो सबसे पहले तो मैं लिखावट के प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं, और अपने मित्र मिथिलेश श्रीवास्तव जी के प्रति भी। ऐसा तो नहीं है कि लिखावट में पहली बार हो रहा, वेबिनार के रूप में पहली बार हो रहा है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है लिखावट, जिससे मैं बराबर जुड़ा रहा हूँ, या यूं कहिए कि मिथिलेश जी ने मुझे बराबर जोड़ करके रखा है। और आज अच्छा लग रहा है मुझे। ये वर्ष मेरा सचमुच में 75 आयु की दृष्टि से 75 वर्ष पूरे होने का है। दस्तावेज में 6 फरवरी लिखा हुआ है, और यूं मैं 28 अगस्त को मनाता हूं। तो मुझे 28 अगस्त को भी आपकी शुभकामनाओं की प्रतीक्षा रहेगी। बहरहाल ये आयु है तो ये तो है। कविता पाठ तो कविताएं तो मैं अभी अपनी सुनाऊंगा ही, लेकिन अगर मैं ये ना कहूं कि नौरीन शर्मा जी ने बहुत ही मैं क्या कहूं कितने अच्छे ढंग से मेरी कविताओं के बारे में विश्लेषण किया है, और कितनी गहराई से पढ़ा है उन्होंने, समझा है, और तब ये अपनी बात कही है। मैं अभिभूत हूँ। यहाँ इससे जुड़े हुए देखिए कौशल किशोर जी का अभी अभी जिक्र हुआ है। हमारे जो इस समय के गिने चुने थोड़े बहुत जो बहुत ही सजग अध्येता है साहित्य के, और उसके साथ साथ चिंतक भी हैं, आलोचक भी हैं, उनमें से एक है कौशल जी। मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूँ। उन्होंने स्वयं मेरी कविताओं पर भी लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण लिखा है। तो कुछ ही लोग हैं उनमें से कौशल जी हैं। मेरी ये खुशी की बात है कुछ जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त मैं देख रहा था, सब तो नहीं देख पाया, लेकिन मोरिन जी हैं, रजिया जी हैं, आनंद पांडे जी, अनिता श्रीवास्तव, अनिता बिष्ट हैं, और
बहुत सारे मैं देख रहा था नाम जुड़ चुके हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। बहरहाल अब नौरीन जी, क्या आप कुछ पूछना चाहेंगी या मैं सीधा कविताओं पे आऊं? जी, मैं विशेषकर खंड खंड अग्नि को लेकर मैं आपकी इस परिकल्पना के विषय में पूछना चाह रही थी। मेरा मैं समझती हूँ हमारे और दर्शक भी इस नाटक को, काव्य नाटक को लेकर काफी उत्सुक रहे हैं। और ये मुझे और बहुत से नाटक, हम काव्य नाटकों की बात करते हैं जिनका बहुत बार मंचन हो चुका है। अंधा युग का न जाने हर संस्था शायद कर चुकी है, और बहुत से काव्य नाटक हैं जिनका मंचन लगातार हो रहा है। तो मैं इन जो आपने पात्र चुने हैं, ये इसकी परिकल्पना आपने कैसे की है, और इसको हम स्त्री विमर्श, मैंने इसको स्त्री विमर्श के बीच में इस वर्ग में जो डालने का दुस्साहस किया है, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, मैं बस संक्षेप में बता देना चाहता हूँ। हालांकि ये नाटक बहुत वर्ष पूर्व छपा था वाणी प्रकाशन से, और आपने सही कहा, इसके बहुत अनुवाद हो चुके हैं और बहुत सारे विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। इस पर लिखा भी बहुत गया है, और स्त्री विमर्श के रूप में भी इस पर अनेक लेख मिलते हैं। असल में तो ये वाल्मीकि रामायण से प्रेरित है मूलतः। और जो अग्नि परीक्षा है, अब देखिए, अग्नि परीक्षा इतना सुना हुआ वो है कि जी जी उसके बारे में नई बात कोई क्या कहेगा। लेकिन जी जी नहीं कहा कि अंधा युग हो, संशय की रात हो, या और इसी प्रकार से मिथ का आधारित जी कृतियां, जी उनमें उसके साथ लिखना चुनौती तो थी। लेकिन इसका कारण ये था कि वाल्मीकि रामायण में, मैं श्लोक इसमें मैंने इसकी भूमिका में दिया है, युद्ध कांड में है श्लोक, जिसका अर्थ यह है, इसको बस सुन लीजिए तो पता चल जी जाएगा। जब सीता ने देखा कि राम युद्ध के बाद उपेक्षा कर रहे हैं, उतने उत्साह से उनको स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं नजर आ रहे हैं, तो सीता ने उनसे पूछा था, तो फिर आपने ये युद्ध क्यों किया फिर मेरे लिए? अगर मुझे नहीं स्वीकार करना था या मेरे प्रति ऐसा व्यवहार करना था तो युद्ध ना करते। तो तब राम ने जो जवाब दिया, उसका हिंदी में यह है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। सदाचार की रक्षा, सब और फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मैंने किया है। यह वाल्मीकि जी रामायण से उद्धृत कर रहा हूं। यानी आप जी सोचिए कि सीता सोच रही है मुझे मुक्त करने के लिए युद्ध किया है, और उत्तर मिल रहा जी है कि तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि जी जो बहुत बड़े वंश पर कलंक था उसके परिमार्जन के लिए किया। इसने मुझे जो है ना नौरीन जी और सभी मित्रों बताऊं कि मुझे बहुत ही उद्वेलित किया। जब पढ़ा मैं सोचता रह गया कि ये ये कैसा उत्तर था। और उसके जी, बाद हिला हिला दिया दिया इस उत्तर ने, जी। इस उत्तर ने तो। और मैं जो है ना इतना परेशान रहा, विचलित रहा, देखता रहा। मैंने तमाम रामायण जो उपलब्ध थी इधर उधर, कृतिवासी वगैरह सब पढ़ डाली, कहीं भी तो नहीं मिला। और वाल्मीकि रामायण में मैंने देखा कि 14-15 श्लोक में अद्भुत संवाद है। वो संवाद कह लीजिए आपस में जो राम और सीता का है इस विषय जी पर। जी अब मेरे सामने समस्या आई कि ये मिथ की कहानी है, मैं कोई कथावाचक तो हूं नहीं, मुझे तो आज के जी संदर्भों को, आज की चीजों को उठाना था। वो कैसे उठाऊं? जी मिथ के सौंदर्य को भी मैं खराब नहीं कर सकता था। और ये भी मैं जानता था कि उस युग विशेष में सीता जितना कह सकती थी वो तो वाल्मीकि रामायण ने कहलवा दिया। और मुझे जो कहलवाना है वो मैं अगर सीता के मुख से ही कहलवाऊंगा तो ये कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं होगी। अपने समय का, काल का बहुत बड़ा अंतर आ गया। तब मुझे जी ये लगा कि कुछ ऐसे पात्र होते हैं जो कालजयी होते हैं। जी सीताराम अपने समय तक रहे होंगे, हालांकि जी मिथ के रूप में वो आज भी कालजयी पात्र हैं, लेकिन जी जी
कुछ ऐसे पात्र रहेंगे जो उस समय भी सोच रहे होंगे, सीता भले ही ना कह रही हो लेकिन वो सोच रहे होंगे। जैसे विश्वास है, सीता का विश्वास टूटा होगा तो विश्वास तो सोच रहा होगा ना कि ये क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से ये पात्र मेरे मस्तिष्क में आए और फिर उसके बाद जो है 2 साल लग गए थे और तब ये लिखा गया। अब ये क्योंकि सीता स्त्री है और सीता अपने होने को प्रमाणित करना चाहती है, इसीलिए इसके एक आध अंश मेरे पास हैं, वो बाद में जरूरत पड़ेगी तो सुनाऊंगा। जी, लेकिन कविता जब हाँ जी, तो सीता जो है वो किस प्रकार से अपनी बात रखती हैं और किस रूप में रखती हैं, और राम किस प्रकार से अपनी बात को रखते हैं, ये तमाम जो है इसमें नाटक बना। लेकिन इसमें केवल राम और सीता का संवाद नहीं, स्वयं हनुमान और लक्ष्मण आदि के भी जो मानव उस वक्त के पात्र, इस प्रकार के मानवीय पात्र कह लीजिए, जी वे भी कुछ बदले हुए तरीके से आपको नजर आएंगे। लेकिन ये जी आपने सही कहा, इनके जो वास्तविक जो कथ्य उभर करके आता है वो तो इन भावनात्मक बातों, हर्ष हो, चाहे वो विश्वास हो, उत्तरदायित्व हो, सन्नाटा हो, सूचना हो, उनके माध्यम से उभर करके आता है। जी तो यही मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा। विशेष तो ये उपलब्ध है, वेबसाइट पे भी उपलब्ध है और पढ़ जी सकते जी हैं, के रूप में भी उपलब्ध है। जी 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 जी। चूंकि ये हमारा कार्यक्रम पूरी तरह से हमारा कविताओं पर आधारित है और हम एक एक कवि को लेकर इस तरह से पाठ की भी योजना है, तो मैं चाहूंगी कि आप पसंदीदा, मैंने अपनी पसंदीदा 2 कविताओं का यहाँ वाचन किया, आप पसंदीदा अपनी कविताओं का वाचन करें सर। देखिए, मेरी जो है हाल ही में एक पुस्तक आई है, 50 कविताएं, जिसके ब्रैकेट में 50 कविताएं। कुछ चहेती मेरी भी। जी तो इस से जी पता चलता है कि ये कविताएं मेरी भी चहेती हैं और बहुत सारे लोगों की जी है। आपने सचमुच 2 कविताएं जो सुनाई वो भी मेरी चहेती हैं, और इसमें संग्रह में भी है वो, गेहूं घर आया में भी है। तो आपने तो बहुत अच्छा पाठ किया, पता नहीं मैं अब कैसा पाठ कर पाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं सर। तो मैं सबसे पहले मैं, आपने बहुत अच्छी बात की, ये असल में शुरू से ही मेरा रहा, जिस सकारात्मक दृष्टि की बात की जाती है, जिस उम्मीद की बात की जा सकती है, वो कभी मुझसे छूटते नहीं, ना मेरे जीवन में, ना मेरी रचनाओं में। इसका मतलब ये नहीं कि जी जो विपरीत स्थितियां हैं, यथास्थितियां हैं वगैरह वगैरह, वो दंश नहीं देती, लेकिन उन दंश के साथ हमेशा ये बनी रहती है कि एक कहीं ना कहीं उम्मीद जो है, संघर्ष जो है, आगे बढ़ने की जो भावना है, जी सकारात्मकता जो है वो आई। अच्छा, ये चीज जो है जी केवल मेरी कविताओं में नहीं, 8वें दशक में उभरने वाले जितने कवि थे उन सब में आपको जी ये जी मिलेगा। जी। तो मैं, विशेषकर महिलाओं के, हाँ, विशेषकर सभी महिला सभी कवियत्रियों के, जितने भी कवि हैं, हमने कवियत्रियों तो, के। मैंने उस समय एक संग्रह निकाला था त्रिलोचन जी की प्रेरणा से, निषेध के जी बाद। निषेध जी अकविता निषेध के बाद का जो बिल्कुल। स्वर था वो निषेध था। निषेध के बाद जी जो है कि जी वो सकारात्मकता जो है, अब सकारात्मक। जी संबंधों के प्रति कितनी आत्मीय जी भाव की कविताएं जो है इस दौर में लिखी गई, अब तक लिखी जा रही हैं। जी जी तो जी जी मैं एक कविता से शुरू करता हूँ। जी कविता है खूबसूरत कविता, ये कविता के संबंध में ही है, मैंने जानबूझ करके ये कविता सबसे पहले रखी है। जी जी मैंने चाहा एक खूबसूरत कविता लिखूं, मैंने चाहा एक खूबसूरत कविता लिखूं, हजारों बाहों वाला एक खूबसूरत वृक्ष फलों से लद गया, वाह खूबसूरत आंखें मटका मटका कर, खूबसूरत आंखें मटका मटका कर, कुछ चिड़िया टहनियों पर घिसने लगी चोंचे। वाह वृक्ष धीरे धीरे एक खूबसूरत जंगल का हिस्सा बन गया, वृक्ष बहुत धीरे खूब। धीरे एक खूबसूरत जंगल का हिस्सा बन गया। कोई समुद्री परिंदा गुपचुप जंगल के कानों में समुद्र का पता दे गया। कबीले का एक खूबसूरत बच्चा समुद्री लहरों को बाहों में समेटने यात्रा पर निकल गया।
कुछ बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ खूबसूरत तेज रंग, कुछ खूबसूरत तेज रंग दिशाओं से दिशाओं तक गीले पृथ्वी पर इधर से उधर बहने लगे। मैंने देखा अंधकार का एक काला सा पिंड रोशनी की हल्की तीखी किरण से बिंद गया। मैंने पाया मैंने पाया मैं खुद कैनवस पर एक खूबसूरत पोर्ट्रेट बन गया। तो ये वाह, है खूबसूरत बहुत कविता। बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी पहले की कविता बहुत है ये। खूब। 1980 में धर्मयुग में छपी थी ये। तो जी जी जी। अब आगे बढ़ूं कविताओं के सिलसिले में। जी बिल्कुल, अ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी। और मैं इसी के साथ साथ ये आपने स्त्री विमर्श की बात की। ये विमर्श जी जो जी होता है ये आप जानते ही हैं, आजकल तो स्त्री विमर्श, जी। आदि विमर्श, दलित विमर्श, इवन बालक विमर्श और वृद्ध विमर्श सब चल रहा है। तो ये मैं विमर्श की तो नहीं कहूंगा, लेकिन कविता सुन करके देख लीजिए। छोटी सी कविता है। जी बावजूद कारण के, ये इसको मनुष्य विमर्श कह लीजिए इसको। जी बावजूद कारण के, नहीं जानता कब किसने जड़ दिया था रोने के साथ मर्द होने का एक भ्रामक नाता। नहीं जानता वाह। कब किसने जड़ दिया था रोने के साथ मर्द होने का एक भ्रामक नाता। भ्रामक नाता। भले ही न बता सकूं कब रोया था पहली बार, पर रोया था, कबूलता हूं। रोया हूं बार बार अपने होशो हवास में कहीं ज्यादा। रोया हूं बार बार अपने होशो हवास में कहीं ज्यादा। रोया हूं जब एक जरूरतमंद आदमी के काम आने से बचता रहा था और एक दिन हम्म। उसकी मौत का समाचार पड़ा था। रोया हूं बहुत अच्छे। जब एक जरूरतमंद आदमी के काम आने से बचता रहा था और एक दिन उसकी मौत का समाचार पड़ा था। रोया हूं जब एक कृपालु के सामने झुकना पड़ा था अपनी योग्य संतान के रोजगार के लिए। रोया हूं सबसे ज्यादा उस दिन जिस दिन नहीं रोने दिया गया था बावजूद कारण के, और मैं भीतर तक सील गया था। सील गया था। वाह। रोया हूं वाह। तो रोया हूं, रोया हूं तो रोया हूं, नहीं रोया मगर महज रोने के लिए कभी भी। तो बहुत स्थितियां खूब, रुलाती हैं। बहुत अ, बढ़िया। वो कोई भी हो, पुरुष हो और नारी हो, लेकिन उसकी जी स्वीकृति बहुत जरूरी होती है। और जी। नारी अक्सर समझ कहा के, जाता है ना, जी, कहते हैं ना, मर्द रोया नहीं करते। बच्चों वही को वही शुरू से बोला वास्तु। जाता है, आप जी, लड़के हो, आप नहीं रोते, लड़कियां रोती हैं। हाँ, तो तो यही ये है। वो जो आपकी कविता बहुत अंदर तक, भीतर तक छू गई। जी, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। आपने शायद हर अ, पिता। जी। जी, आपने अभी जिक्र किया था कुछ पहले कि मेरा जो नया कविता संग्रह जी। आने वाला है, शुद्ध प्रकाश जिसका से। शीर्षक जी है जब घुटती है सांस आदमी की। जी असल में जी ये इधर की लिखी हुई कविताओं में से एक है। आप सबने देखा था अमेरिका में एक अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड थे, जिनको जी पुलिस ने मुझे उसके गर्दन पे घुटने रख के वो जी कहता जी रहा कि जी मैं जी। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन वो हम्म। मार दिया गया। एक हत्या ही थी। ये तो हाल हाल ही की घटना थी। उसी पे ये कविता है, देखिए। जी। और शीर्षक उस संग्रह का इसी पे गया है। ये शीर्षक असल में सुझाया है मेरे मित्र अरुण होता ने, संग्रह का भी। जी बहुत खूब। जानता था क्रूरतम होते हैं सत्ता के पैर, उससे घुटने, उसके खुर, खुर तो समझते ही सब। जानता था क्रूरतम होते हैं सत्ता के पैर, उसके घुटने, उसके खुर, छीन सकते हैं सांस तक कुचल कर आदमी की, जब चाहे सरेआम। पर नहीं जानती थी क्या सत्ता, पर
नहीं जानती थी क्या सत्ता, जब कुचलती है वह, करती है क्रूर हत्या आदमी की, तो निकल पड़ते हैं काफिले के काफिले, आदमियों के बांधे सर पर कफन। जब घुटती है सांस आदमी की, जब घुटती है सांस आदमी की, और देता है वह दर्द भरी चेतावनी कि नहीं ले पा रहा हूं सांस, तो क्या नहीं होना चाहिए सावधान सत्ता को। बहुत दूर नहीं होता टेंटवा सत्ता का, आदमियों की पकड़ से अगर चाह लें एक बार। बहुत इतिहास गवाह है, बहुत खूब। इतिहास गवाह है, जब भी नहीं लेने दी गई सांस आदमी को, आदमी निकला है बाहर। हिली हैं सड़कें, उफने हैं समुद्र, नदियां बंधी हैं, खोद ली गई हैं राहें, बड़ी से बड़ी मजबूत दीवारों में। क्या नहीं जानती थी सत्ता, बहुत भयावह होता है आदमी का जा जुड़ना आदमी से। बहुत भयावह होती है आदमी की वह मौत, जो धार लेती है रूप हर आदमी की मौत का। बहुत दयनीय हो जाती है तब सत्ता, अपने क्रूरतम रूप में खड़े टहते बुत की तरह। क्या नहीं जानती थी सत्ता, एक आदमी की क्रूर हत्या खोल कर रख देती है पूरा का पूरा बही खाता हत्याओं का। जानना चाहिए था, जान लेना चाहिए था सत्ता को। बहुत खतरनाक होता है आदमियों से भी ज्यादा बंद कर देना आदमी की सांस को। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। पूरा चित्र सामने आ गया सर, वो उस समय की घटना और जी। सचमुच शासक वर्ग की क्रूरता। तो ये इस तरह से एक कविता मैं आपको और सुनाता हूँ। इसका जी शीर्षक है दैत्य ने कहा। देखिए जी जी कई दफे ये अज्ञे जी ने ये कहा था कि जी और आपने सही कहा कि मेरे पास तो जो कविताएं या रचनाएं आती हैं वो अपने अनुभवों से ही आती है। जी और वो जब मेरा अपना अनुभव बन जाता है तभी वो व्यक्त भी हो पाती है। लेकिन कभी कभी आप के अनुभव कुछ पढ़े हुए के साथ भी टकरा जाते हैं। अब जी रचना जी परीक्षा बिल्कुल में बिल्कुल टेढ़ा सवाल है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये मैं अज्ञे ने कहा था कि पढ़ने से भी कभी प्रेरित हो जाते हैं। यानी बहुत सारा साहित्य बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा होता है जिसको पढ़ते पढ़ते हम स्वयं रचनात्मक हो जाते हैं। जी मैं जी आपको जी क्या बताऊं, मेरी एक किताब है सुनो अफ्रीका, साहित्य अकेडमी ने जी जी प्रकाशित की है जी जी और वो अनुवाद की है। ये अनुवाद भी हुआ है। युगांडा के कवि हैं, युगांडा अफ्रीका आप जानते हैं, वहां के उसका कवि एक हैं। हिस्सा है। तो उनकी कविताओं का मैंने अनुवाद किया। उन कविताओं को पढ़ना मेरे लिए इतना विचलित करने वाला हुआ कि स्वयं मुझसे भी कविता बनी। तो मैं ये स्वीकार करता हूँ कि दैत्य ने कहा जो कविता है वो जी जी भले ही वो दैत्य तो सभी जगह है, पूरी पूरी वसुधा पर ही है। तो जी लेकिन उसका जो अंकुर जो मुझे मिला था, अंकुरित जहां से हुई थी, वो अफ्रीकी कविता थी। बहरहाल जी 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 दैत्य ने कहा, जी दैत्य ने कहा मैं घोषणा करता हूं कि आज से सब स्वतंत्र है। दैत्य ने कहा मैं घोषणा करता हूं कि आज से सब स्वतंत्र है। स्वतंत्र इस, है। इस सब ले सकते हैं आज से भुनते हुए गोश्त की लाजवाब महक। सब खुश हुए क्योंकि सबको खुश होना चाहिए था। कितना उदार है दैत्य। दैत्य ने कहा तकाजा है नैतिकता का कि नहीं भूनने चाहिए हमें दूसरों के शरीर, वह भी महज भुनते हुए गोश्त की महक के लिए। सबने स्वीकार किया। कितना महान है दैत्य। दैत्य ने कहा खुद को जलाकर खुद की महक लेना
कहीं बेहतर, कहीं पवित्र होता है महक के लिए। सबने माना और झोंक दिया आग में खुद को, कितना इंसान है दैत्य। दैत्य ने कहा, तुम्हें गर्व होना चाहिए खुद की कुर्बानियों पर। सब और भूनने लगे मारे गर्व के, कितना भगवान है दैत्य। क्या दैत्य ने बात है। कहा दैत्य ने कहा पर इस बार खुद से। दैत्य ने कहा पर इस बार खुद से, कितना लाजवाब होगा इन मूर्खों का महकता गोश्त। आज दावत होगी दैत्यों की। दैत्य हंसता रहा, हंसता रहा। बहुत खूब, बहुत खूब। पहले मैंने सोचा था ये वाली कविता पढ़ूंगी मैं पर अच्छा आपके जी। मुख से सुनने के बाद ज्यादा अच्छा लग रहा है। जी जी। तो बहुत खूबसूरत कविता जी, है। आपने मैंने असल में कुछ ऐसी कवि भी एक क्षेत्र है जहाँ कम कविताएं लिखी है। कविता है, कुछ हिस्सों में है, प्यार और पत्नी। ये अलग रंग जी की है, इसको भी मैं सुना देता हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तुमने पूछा वह सड़क कहाँ जाती है, और मुस्कुरा दी। मैंने कहा वहीं, और मुस्कुरा दिया। हम कितनी दूर निकल आए हैं साथ साथ। दूसरा हिस्सा, क्या सच में दो किनारे होते हैं नदी के? क्या सच में दो किनारे होते हैं नदी के, या कहूं दो किनारों की नदी होती है? हम्म, कौन बह रहा है एक करता मुझे और मुझे लगातार? मौत, जिंदगी, या तुम? क्या बात है, क्या अगला बात हिस्सा है, है, क्या बात है। अंधेरे में, अंधेरे में टटोलते टटोलते अक्सर मिल जाते हैं हाथ एक दूसरे के। अंधेरे में टटोलते टटोलते अक्सर मिल जाते हैं हाथ एक दूसरे के। यही है वह बात, बस यही, हम टटोलते हैं अलग अलग एक साथ। अंधेरे में जिसको जरूर कहीं होता है वह हमारे आसपास छिपा हुआ, बस, अंधेरे में। और अगला बहुत देखिए, खूब, बहुत खूब। वहां भी आग है, वहां भी आग है, कहा किसी ने? मैंने पूछा, सबूत? वहां भी आग है, कहा किसी ने? मैंने पूछा, सबूत? उठता हुआ धुआं दिखा दिया उसे। जी, क्या उसे सच में नहीं मालूम, वहां बटोरी गई गीली सूखी लकड़ियों से खप रही एक औरत है, सदियों से जी, आग के जी। लिए धुएं से लड़ रही एक औरत। धुएं से लड़ा रही है। बहुत खूब, बहुत खूब। आंख लग गई क्या? अगला है, आंख लग गई क्या हल्की सी सिहरन मेरे बालों में, और कानों में ये शब्द थे, जी, जाने कब आज से लड़ते लड़ते आंख लग गई थी मेरी। मैंने देखा, छुआ पत्नी के हाथों को, छुट्टी नहीं दी थी उसे अभी तक कामकाज थे। जी, जी। और अगला, आवाज बहुत अंदर खूब। से आई थी। जी, आवाज अंदर से आई थी, अंदर से आई थी। दरवाजा बाहर चला गया था खोलने। वाह, आवाज अंदर से आई थी, दरवाजा बाहर चला गया था खोलने। सिसकियां सबूत थी, बढ़ती हुई उम्र को अपनी अब मंजूर करना ही होगा मुझे। बहुत खूब, बहुत खूब।
और बहुत इसकी बढ़िया सर। अंतिम अंतिम कड़ी है। मुझे जी। मालूम था तुम्हें पसंद है गुलमोहर, मुझे मालूम था मालूम तुम्हें है। पसंद है गुलमोहर, और तुम्हें मालूम था मुझे पसंद है अशोक। देखो ना कितना बड़ा हो गया है हमारे घर का अमलतास, जो पसंद है हम दोनों हम को। दोनों को। जी। बहुत खूब, बहुत खूब। अ, अभी है ना समय। एक बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक और अभी तो रंग की खंड। कविता है, जी। एक और रंग की कविता है। जी। जी। आप देखिए, इसका शीर्षक ही बता देगा। एक थे हनीफ दादा भी मेरे, एक जी। थे हनीफ दादा भी मेरे। आपने बताया था कि गांव देहात से मैं आता हूँ और जी। वो जी। चीजें भूलती नहीं है कभी। हमारे दादा भी, बिल्कुल नहीं। दादाजी भी बहुत सारी बातें बताया करते थे। जी। जी। इसमें एक शब्द आएगा बिटोड़ा। बिटोड़ा शायद बहुत सारे लोग न भी जानते हो। जो उपले होते हैं, यानी कि गोबर से उपले बनाए जाते हैं, गोबर से कंडे को उनका कंडे भी उनको बोलते हैं, उनको जा उपले भी बोलते हैं। जी, हमारी तरफ गोसे भी बोलते हैं। गोसे भी बोलते हैं। जी। जी, तो उनको सुखा करके जहाँ स्टोर किया जाता है पूरा अपने एक बहुत तरीके बड़ा से। वो बनाया जाता है, जी, तो उसको गोबर का ही बिटोड़ा, ऊपर से लेप लगाकर जी उसी को बिटोड़ा बिटोड़ा बोलते बोलते हैं। हैं। इसलिए वो जी। शब्द जी। आया मैंने बता जी। दिया। एक थे हनीफ दादा भी तुम्हारे, बताया करते थे दादा। एक थे हनीफ दादा भी तुम्हारे, बताया करते थे दादा। भरा पूरा परिवार था उनका, यहीं रहते थे जहां अब काबिज है मुंशी। हम्म, दादा ने बताया था जब मैं हुआ तो लड्डू उन्होंने नहीं, हनीफ दादा ने बांटे थे। क्या बात है। मूछों से मूछों से गुदगुदाया करते थे हनीफ दादा मुझको, मूछों से गुदगुदाया करते थे हनीफ दादा मुझको। बहुत खींचे हैं हनीफ दादा के कान मैंने, जी। बोरी की तरह हिला करते थे झूम झूम कर, दादा ने बताया था। दादा ने बिटोड़े में छिपाया था, दादा ने बिटोड़े में छिपाया था हनीफ दादा और उनके परिवार को बंटवारे के दिनों। खाना चुग्गा सब वहीं पहुंचता था चोरी छिपे, आखिर पड़ ही गई थी भनक। मैं बहुत छोटा था तब, बहुत छोटा। मेरा जन्म 1946 में हुआ था। मैं बहुत ओह। छोटा था तब, बहुत छोटा। दादा बचा नहीं सके थे हनीफ दादा को, नहीं बचा सके थे दादा 36 गांवों के पुरोहित होकर भी, नहीं बचा सके थे। टहते चले गए थे ढूं से। ढूं समझ रहे हैं ना, जैसे जी। रेत का ऐसा। रेत का वो होता है, जी, ढेर ऊंचा सा। टहते जी। चले गए थे ढूं से दादा ने, और कुछ नहीं बताया गीली आवाज में, बस इतना और कहा। वह आज ही का दिन था, मेरा एक भाई जालिमों ने एक गौ की हत्या का पाप किया था। जालिमों ने एक गौ की हत्या का पाप किया था। सचमुच यही अनुभूतियां, यही खूबसूरती है आपकी कविताओं में, दिल छू लेती हैं यही चीजें। और एक जो चित्रण है ना, माहौल जो है आप एक क्रिएट कर देते हैं, कहना चाहिए कि शब्द चित्र बना देते हैं हमारे सामने। और बहुत ही खूबसूरत होता है कि कल्पना करके हम देख सकते हैं, लगता है सामने ही घटित हो रहा है कि एक बिटोड़े में छुपाया हुआ है और उनको वहीं पर खाना वगैरह दिया जा रहा है। जी। मैं भी, जी, मेरी माँ हरियाणा से है, नानी हरियाणा से, अच्छा। तो मैं बहुत सारी चीजें जानती हूँ। हाँ, आप तो जानती होंगी, मेरे यहाँ हरियाणवी शब्द जी। आ जी। जाते हैं। अब वो जी। जी। सहज भाव से आ जाते हैं।
सहज हालांकि मैं भाव से तो आते हैं जी। शहर में बहुत पहले आ गया था प्रयास प्रयास करना ही नहीं पड़ता सर ना। उसके लिए जी। एक कविता मेरी है बहुत पहले की, सलमा जी चाची। जी सलमा चाची कविता को सुनिए। जी पड़ोस जरूर में ही रहती है सलमा चाची, जी। पड़ोस में ही रहती हैं सलमा चाची। और सलमा चाची चाची। और चाची की जुबान में तीन तीन सांडनी सी बेटियां। अब आप हरियाणा की है तो ज्यादा अच्छी तरह समझेंगे। बिल्कुल पड़ोस में ही रहती है सलमा चाची। देखिए एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि जी मैं मैं बहुत छोटा था, यानी 5वीं क्लास तक मैं गांव में पढ़ा। और उन दिनों वो जी गांव जी मतलब गांव ही होता था, यानी वो उसी प्रकार से जी जी खेत क्यार नहरें सब होता था। और गांव की जो पूरी जी संस्कृति होती है वो था। और बल्कि हमारे गांव से दिल्ली में ही किराड़ी गांव है, वहां से जी। कुछ किलोमीटर पर नांगलोई कस्बा बनता था। नांगलोर। पाँच जी जी 5वीं के बाद मुझे वहां पढ़ने के लिए आना पड़ता। लेकिन मेरे पिताजी ये सोचते थे कि रास्ते में कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए जी जी जी। ये तय किया गया कि मुझे मेरे नाना नानी जो कि देवनगर करोलबाग में रहते थे। अच्छा, हम अपने करोल गांव बाग को में। दिल्ली की ही सीमा में है, तो लेकिन हम अपने गांव को गांव कहते जी जी थे। और नाना का जो घर जा था उसको हम दिल्ली बोलते थे। तो क्यों शहर वहां मैं जी छठी से आया। और छठी से जब मैं आया जी तो वहां पर मैंने देखा मेरे नाना जी बहुत साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति थे। और जी मेरे जी। पिताजी हरियाणा के बहुत अच्छे लोक गायक थे। लक्ष्मीचंद की तो हम्म। पूरे पूरे उनको राग रागनियां याद थी। और बहुत अच्छा गाते जी थे, जी वो सुर में गाते थे। जी जी तो हो सकता है जन्मजात वो संस्कार मुझ में रहे हैं। और जी नाना जी 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 के पास एक छोटा सा पुस्तकालय था जिसमें बिहारी प्रेमचंद आदि की पुस्तकें रहती थी, जहां मुझे जी पढ़ने जी का जी शौक मिला। गांव से जब मैं जी। यहाँ आया तो जाहिर है कि मुझे अपनी माँ भी याद आती होगी, पिताजी भी, बहनें भी, सब याद आते थे। बहुत छोटे थे। छठी का बच्चा कितना होता है जी सोच सकते आप हैं समझ सर, सकती बहुत हैं। छोटे थे। तो मैं जी जाकर के पुलिया में बैठ जाता था, उदास होकर के याद करता था। मेरे नाना नानी मुझे बहुत प्यार करते थे, मामा भी बहुत जी प्यार जी जी करते थे। लेकिन इसके बावजूद अपने तो माँ तो याद आएगी आएगी, और साथ में जी बहनें। जी जी तो और जी मैं क्योंकि गांव के ही से आया था तो मेरी बोली और अपना वेशभूषा वैसी ही थी कुछ। तो वहां के शहर के बच्चे मुझे बहुत ज्यादा एक्सेप्ट भी नहीं करते थे। खैर धीरे धीरे हुआ। और फिर पर लड़कियों ने जरूर एक्सेप्ट किया था। हाँ कन्याओं ने जरूर एक्सेप्ट किया था उन्होंने कर लिया था मुझे ये तो फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है ना वो हुआ। और फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि पता नहीं कैसे मैंने छोटी छोटी चीजें लिखनी शुरू जी कर दी। अब वो कहीं डायरी में होगी, वो कभी छपवाया नहीं मैंने उनको, क्योंकि वो बचपन ही 13-14 साल का रहा हूंगा। तो कभी भाई जी याद आ जी गया भाई पे, कोई भैंस याद आ गई भैंस पे, गाय याद आ गई गाय पर, कोई मित्र आ गया उस पर लिख क्या दिया, बात है। है ना। और क्योंकि वह अखबारों में उन दोनों बाल साहित्य छपता था, उसको पढ़ता था, तो उस तरह की बातें उस तरह के विचार आते जी थे। जी और कुछ कहानी वानी लिखी, और इस प्रकार से जी। मैं वो लिखता रहता था। लेकिन ठीक ठाक। शहतूत के पेड़ पर, शहतूत के शहतूत पेड़ का पर पेड़ हमारे चढ़कर सामने था, उसके ऊपर चढ़ के और उसके दो टहनियों के बीच में बैठ करके भी मैं जी जी बैठ जी के लिखा करता था, पढ़ा करते थे। पढ़ा भी जी करता जी था। बहुत। तो बड़ा अच्छा रहा, मुझे एक आध अध्यापक ने भी प्रोत्साहन भी दिया, लेकिन साथ साथ जी कुछ सेटबैक भी जैसे मुझे लगे। लेकिन कुल मिलाकर के मैं लिखता रहा कुछ गीतनुमा। और बीए में मुझे दो अध्यापक मिल गए, गंगा प्रसाद विमल और कमल कृष्ण गोयनका। गोयनका जी ने जी मुझे जी बड़े भाई की तरह से स्नेह दिया और आगे बढ़ाया। आज तक भी वो जी जी बढ़ाते हैं। और गंगा प्रसाद विमल जी जी को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, जी जी उनका पीछे जी स्वर्गवास हो गया। जी। लेकिन वो मुझे फ्री वर्स जिसको कहते हैं, मैं तो गीत लिखा हम्म। करता था, जैसे जी भी जी लिखता था उस तरफ मुख्य छंद जी जी। तरफ वो लाए थे बीए में। हम्म। और जी वो जी। कविताओं को सुधारा भी करते थे। और फिर हम्म। ये हुआ कि एक कलकत्ता से मैगजीन निकलती थी पत्रिका मणि में, उसमें एक कविता छपी थी, एक सूत्र जिसको मैं कहूंगा कि ठीक ठाक कविता थी। तब मैं शायद जी लगभग 20 एक साल का तो हो ही गया हूंगा। इस तरह जी से जी जी ये हुआ। तो जो मैं कहना चाह रहा था ये कि
पहला जो मैं गांव से आया तो शहर में जो आया तो शहर को देख करके जो बातें उभर के आती थी, उस तरह की रचनाएं मेरे पहले संग्रह में रास्ते के बीच में। लेकिन रास्ते के बीच में जी, पहला संग्रह जिसके लिए चुनाव किया था कविताओं का शमशेर जी ने, उसकी एक पूरी कहानी है, समय में नहीं उसमें लगाना चाहता, कई तरह हमने शमशेर जी ने उसका बहुत अच्छा किया था चयन, और उसकी पांडुलिपि जो है ना वर्धा में महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय में सुरक्षित है। बहरहाल वो भी काफी बहुत चर्चित हुआ था ये रास्ते के बीच, और रास्ते के बीच पर अगला संग्रह खुली आंखों में आकाश, इन पर ही मुझे उस समय का बहुत बड़ा पुरस्कार जो था सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सोवियत लैंड का। जी। तो दूसरा ये भी आप भी पहले ही व्यक्तित्व थे जिनका को पहले ही व्यक्तित्व रहे हैं, जिनको पहली बार मिला। जी जी, साहित्य पे मिलना जो है अपने आप में अनोखी बात थी। जी, ये अनोखी बात थी। तो उसके बाद वो उन दिनों क्या हुआ, शमशेर जी के माध्यम से ही दिल्ली में त्रिलोचन जी आ गए। त्रिलोचन जी वो थे जिस बात को विशेष बताना चाहता, जिन्होंने ये कहा कि देखो जो आपकी अपनी जड़ें हैं, मूल बुनियाद है, उनको कभी मत भूलना, कभी मत छोड़ना। और उन्होंने जब मुझ में वो चीजें देखी कि हरियाणवी का कहीं स्पर्श आ जाता है, कहीं शब्द आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जरूर आने चाहिए। अनायास थोपिए मत, खपते हुए होने चाहिए। उनके शब्द बिल्कुल सब लोग जानते हैं, खपते हुए, भाषा में खपता हुआ होना। तो ये उस समय फिर मेरा जो रुचि है वो ऐसी जागी कि फिर ये है एक कविता हमारी बड़ी चर्चित हुई थी, छोटी सी कविता है माँ, मैं सुना दूंगा उसको भी। और बहुत प्यारी कविता है सर जी, बहुत प्यारी कविता है सर, वो सुना दूंगा। तो मैं जरूर सुनाइए। तो ये सलमा चाची के सांडनी सी बेटियां ने मुझे ये याद दिला दी चीजें, तो मुझे बतानी पड़ी। तो सलमा चाची मैं सुना रहा था, पड़ोस में ही रहती है सलमा चाची, और चाची की जुबान में तीन तीन सांडनी सी बेटियां। सलमा चाची हमने तो सुना नहीं, कभी याद भी करती हूँ अपने खसम को या मुंह जली सौत को। पड़ोस में ही रहती है सलमा चाची, पार्क के उस नुक्कड़ वाली झोपड़ी में तीन तीन बेटियां हैं सांडनी से सलमा चाची की छाती पर। सलमा चाची ना औलादी नहीं है, आस औलाद वालों की दिक्कत जानती है। सलमा चाची, ओ सलमा चाची, अरे इस नाड़े को तो संभाल, देख तो कैसा टांग बरोबर निकला लटक रहा है। नाड़े को क्या जिंदगी समझ लिया है, जो तू इतनी लापरवाही से घिसटने दे रही है जमीन पर। ठहर तो जन्म जले, नाड़े के पीछे पड़ा रहता है जब देखो। ले ठूस लिया नाड़ा, अब बोल हरामी। क्या बोलूं चाची, तू नहीं समझेगी, नाड़ा ही संभाला है ना। कौन किसका प्रतीक है नाड़े और जिंदगी में, तू नहीं समझेगी। खैर तो बहुत। और सुना, तेरी हुक्टी ठंडी तो नहीं पड़ गई जवानी सी। अरे कभी कभार हमें भी घूंट भर ले दिया कर। मैं सब समझू तेरी बात, कमबख्त बूढ़ी हो गई हूं, पर तू छेड़ने से बाज नहीं आता। हाँ चाची, कैसे आऊं बाज तुझे छेड़ने से। हाँ चाची, कैसे आऊं बाज तुझे छेड़ने से। तुझे छेड़ता हूं तो लगता है कोई ना कोई मकसद है अभी जिंदगी का। पर चाची तू समझे भी तो, इतने रंगों को घोलते घोलते भी तुझे कभी दिखा है कि जिंदगी का भी एक रंग होता है। कितने रंगों को घोलते घोलते भी, रंगरेज थी चाची, इतने रंगों को घोलते घोलते भी तुझे कभी दिखा है कि जिंदगी का भी एक रंग होता है। सफेद शाह रंग ही तो नहीं होता ना जिंदगी का। इन बुढ़ा गए हाथों से जब तू फटकारती है ना रंग चढ़े कपड़ों को, तो मुझे बहुत बहुत आस बनती है। लगता है क्या बात, तेरे पास भी कोई आवाज है। लगता है तेरे पास भी तेरे पास भी कोई आवाज। वाह, क्या बात, क्या बात। वो जो कविता आप कह रही थी, छोटी सी कविता है,
ये तो मैंने बहुत छोटी सी, बहुत खुद प्यारी है अपनी वो कविता है। माँ को ही देखा था नौरीन जी। जी गांव जी देहात में आपने देखा होगा उस जमाने में दूर से कुओं से पानी लाया जाता था और जी जी। हाथ की चक्की से घर की औरतें गेहूं जो है ना पीस के अपने लिए ही पीसा गया था आटा, घी दलिया सब बनाती और थी। जो है ना तमाम काम ऐसे देखे थे। तो माँ है छोटी सी कविता। जी रोज सुबह मुंह अंधेरे, रोज सुबह मुंह अंधेरे, दूध पिलोने से पहले माँ चक्की पीसती। अब यहाँ फिर आप देख लीजिए जी। कि वैसे तो दही बिलोई जाती है, लेकिन प्राय हमारे तरफ कहा जाता है दूध बिलोने से। रोज सुबह दूध बिलोने मुंह अंधेरे, दूध बिलोने से पहले माँ चक्की पीसती चक्की और मैं पीसती। और मैं घुमेड़े में आराम से सोता। ये घुमेड़ा जो चक्की का जो घुमाई जाती थी उसकी जो घुमाई आवाज, जाती है उसके ऊपर। उसके आवाज में क्या संगीत होता था, जिन्होंने उसका संगीत। आनंद लिया वही जानते हैं। सुबह जी जी, सुबह जो है मैंने तो पीसा भी हुआ है। मैंने आपने तो खुद पीसा हुआ पीसा हुआ है सर। है जी, जी। मेरी नानी के घर में है। मामा के घर में अभी भी है। सुबह सुबह उसके जब वो नाना के पीसती थी हुक्का। और हम जब सोते थे। दलिया हमारे घर में हमेशा घर में ही बनाया जाता था सर। अब बाजार अच्छा। से अब लाने लगे हम। पहले दलिया बनाना होता था तो उसके लिए खास दो पत्थर उस पर रख दिए जाते थे कि वो बिल्कुल आटा ना बन जाए, और थोड़ा ऊंचा करने के लिए कि दोनों पार्ट एकदम चिपक ना जाए, आटा ना बन जाए। तो उसको तब वो जो बीच का हिस्सा होता है ना उसमें, और तब उसको पीसा जाता था। मैं सब काम किए हुए, चरखा चलाने से लेकर चक्की पीसने से लेकर। तो बहरहाल आप देखिए बचपन कि में। मैं मुझसे इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं। ये कविता जो है मैंने जी जी। अनुवाद में मदर के नाम से इसका बहुत अच्छा अनुवाद किया था बहुत सुनीता जैन। बढ़िया। सुनीता जैन ने, सुनीता जैन बहुत अच्छी जी जी कवियत्री थी, अब तो जी नहीं जी रही। और ये जी जी विश्व में की कई पत्रिकाओं में भी छपी है। और आप जी देखिए इंग्लैंड के एक बहुत बड़े कवि, क्या नाम था उनका, एंटो, वो भारत आए थे। उन्होंने जब अनुवाद छपा तो एकदम से दंग रह गए। और एक और बड़ी मजेदार बताऊं आपको नौरीन जी, आपको अच्छा लगेगा कि मैं ना जी जी गूगल देख बिल्कुल। रहा था और मैं देखा कि मेरी कविता अंग्रेजी की उद्धृत की हुई है। और किसने की है? हम्म। जो क्रिकेटर है ना, राहुल द्रविड़। जी जी राहुल द्रविड़ जो हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, जी 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 उन्होंने वहां उनसे किसी ने पूछा कि आपके जीवन में कौन है जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, आपके जी करीबी है। उसने कहा जी माँ। और उसके बाद जवाब दिया, और आप आगे मत पूछिए, मैं आपको एक कविता सुना देता, बता देता हूँ, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और उन्होंने मेरी ये जी। कविता बाद में क्या उद्धृत की बात हुई। है, क्या बात मैं है, तंग रह गया। क्या बात है। राहुल द्रविड़ को मैं जानता नहीं, और राहुल द्रविड़ कोई साहित्य के आदमी भी नहीं लगे मुझे। जी जी लेकिन जी जी कहाँ चीज कोई पढ़ लेता है और कहाँ कोई चीज जी आपके पसंद आ जाती है, आपको पता ना चलता जी ना चलता। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं, इसलिए मैं नए साहित्यकारों को हमेशा कहता हूँ कि जी आपकी रचनाओं की कोई चर्चा नहीं कर रहा है या आपकी रचनाओं को कोई बता नहीं रहा कैसी है, इस पे मत जाइए। सबसे बड़ी बात जी जी होती है कि आप हमेशा रचनात्मक रहें, रचनाशील रहें। आपकी जी लेखनी जो है जी आपको आपसे लिखवाती रहे, ये सबसे बड़ी बात होती है। जी 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 बाकी तमाम चीजें तो जी जी सजावट है। और कौन जी कहाँ जी पढ़ जी रहा है, कौन उसको पसंद कर रहा है, वो बोल रहा है नहीं बोल रहा अलग बात है, लेकिन जी होता है वो। तो राहुल द्रविड़ की बिल्कुल। ये पता चली। ये अंग्रेजी में तो अब ये जगह जगह स्कूलों में भी पढ़ाई जा रही है ये कविता। जी 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 बहुत खूब, बहरहाल बहुत खूब सर। घुमेड़े, एक घुमड़ना होता है जो सुनाइए। जैसे विचार घुमड़ते हैं, एक घुमेड़ा वो चक्की पीसने से जो आवाज आती है नींद, संगीत में, वो घुमेड़ा। नींद को लेके आती है। रोज सुबह मुंह अंधेरे, दूध बिलोने से पहले माँ चक्की पीसती और मैं घुमेड़े में आराम से सोता। तारीफों में बंधी माँ जिसे मैंने कभी सोते नहीं देखा। हम्म, तारीफों में बंधी माँ, ये आपने देखा होगा कि जी केवल अत्याचार करके नहीं, खामा खा के तारीफ करके भी शोषण किया जा सकता है। जी तारीफों में बंधी माँ जिसे मैंने कभी
सोते नहीं देखा, आज जवान होने पर एक प्रश्न घुमड़ आया है, पिसती चक्की थी या माँ। बहुत खूब, बहुत प्यारी कविता है ये। इसी प्रकार से एक कविता और है, उन्हीं दिनों जी, की है, और ये भी बहुत चिड़िया का ब्याह। मेरी जो चिड़िया का ब्याह। जी, आप देखिए कि से दल आई ग्योल हन, इसका जी, कोरियाई जो है, ओरिजिनल कोरियाई, कोरियाई। से दल आई ग्योल हन, यानी चिड़िया का ब्याह। जब मैं कोरिया में जी, था, ये कविता वहां अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ी, इतनी पसंद आई कि मेरी जब कोरियाई कविताओं का अनुवाद हुआ, उसकी पुस्तक छपी। जी, ये भी एक संयोग है कि मैं ही अकेला अभी हिंदी से कवि हूँ जिसकी मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर को छोड़ दीजिए, वो तो बंगाल के थे, बांग्ला भाषा के। जी, हिंदी में मेरी कविताओं की कोरियाई अनुवाद की पुस्तक छपी है, कोरियाई कविताओं। कविताओं जी, की, जी, जी। और वहाँ की बहुत बड़ी ये कवियत्री है। भी एक पहल आपके एक नाम है। जी, किम यांग शिक है, ये भी बहुत एक बड़ी। पहल है जो आपके नाम है। जी, 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 किम यांग शिक बहुत बड़ी कवियत्री है वहाँ की। और ये जी, देखिए कि जी। पद्मश्री, उनको कोरिया की एकमात्र है कवि जिसको हम्म, पद्मश्री सम्मान मिला है। उन्होंने जी, ये चिड़िया का बैत इतनी पसंद आई कि उसी के आधार पर उस पुस्तक का शीर्षक रखा। और इसके जी, साथ एक जुड़ी हुई बात ये बताऊं कि भीष्म साहनी जी प्रगतिशील लेखक संघ के जी, जी, महासचिव होते थे, मैं भी जुड़ा हुआ था। तो क्लॉट प्लेस में एक जगह थी जहां पर जुड़ते थे साहित्यकार। मैंने ये पहले पल कविता वहां सुनाई, उनको इतनी पसंद आई। जी, उन्होंने फिर कहा कि जी, अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, तो इसका अनुवाद किया था, वो भी कवि थे अरुण सेधवा। और वो इतना जी, जी, उनको अच्छा लगा कि फैज अहमद फैज एक पत्रिका निकालते थे, लोटस, फैज जी, अहमद फैज। और लोटस पुरस्कार जी, तो एशिया का बहुत बड़ा माना जाता था, पत्रिका ही बहुत बड़ी मानी जाती थी। फैज अहमद फैज जी, साहब ने इस कविता को वहां पर बड़े सम्मान के साथ छापा था। ये चीजें ऐसी हैं जो मैं कभी भूलता नहीं हूँ, और बड़ा कृतज्ञ हो जाता हूँ मैं, कितने बड़े जी, कवि जी, फैज अहमद साहब, और वो इस जी, प्रकार से इस बिल्कुल, कविता को। बिल्कुल। अब देखिए, उनको उनको ये कविता लेजेंड। पसंद आ गई होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं भी आई होगी, हमारे हिंदी के साथियों को नहीं भी आती होगी, लेकिन मेरे लिए तो ये गर्व की बात है कि ये त्रिलोचन जी को भी पसंद आई, विष्णु जी को भी पसंद आई, और फैज अहमद फैज साहब को भी आई। जी, जी। बहरहाल, ये भी इसमें भी नौरेन जी एक चीज बता दूं, आप फिर वो हरियाणा याद आता है कि बिल्कुल, बिल्कुल। आपने देखा होगा, धूप खिली हो और पानी जी, बरसता है, बरसात हो जाए, जी, जी। तो बहुत स्थानों हाँ, पर जो है सियार का ब्याह, गीदड़ का ब्याह से बोलते हैं। गिदड़ का ब्याह, गिदड़ का और ब्याह हो और, रहा है, हम और तो यही बोलते हमारी हैं। हमारी हमारी तरफ उसको चिड़िया का ब्याह कहते हैं, चिड़िया का अच्छा, ब्याह हो रहा हमारे यहाँ तो बोलते हैं गिदड़ का ब्याह हो रहा है, है। हाँ, धूप भी है लेकिन हमारी बारिश तरफ भी है। चिड़िया का ब्याह, चिड़िया का ब्याह बोलते हैं। जी। तो ऐसा होगा ना, हमारे हमारे आस पड़ोस में गीदड़ नहीं होते होंगे, चिड़िया ज्यादा होती होगी। हमारे सिही में होते होंगे, पलवल के जी जी, आसपास जरूर। तो वो इसमें आएगा, इसलिए मैंने पहले ही जी, बता जी, दिया। जी, चिड़िया का ब्याह, छोटी सी कविता है। जी, जी। चिड़िया की बारात नहीं आती, बहुत चिड़िया खूबसूरत है की कविता। बारात नहीं बारात नहीं आती, नहीं आती। चिड़िया पराई नहीं हो जाती, बहुत चिड़िया खूब। का दहेज नहीं सजता, चिड़िया का दहेज नहीं सजता, चिड़िया को शर्म नहीं आती, तो भी चिड़िया का ब्याह हो जाता है, चिड़िया के ब्याह में पानी बरसता है, तो भी चिड़िया का ब्याह हो जाता है, क्या हो जाता है। चिड़िया के ब्याह में पानी बरसता है, पानी बरसता है, पर चिड़िया कपड़े नहीं पहनती, चिड़िया नंगी ही उड़ान भरती है, नंगी ही भरती है, उड़ान भरते। नंगी ही भरती है उड़ान चिड़िया, चिड़िया आत्महत्या नहीं करती। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत प्यारी कविता, मुझे ये सब बहुत अच्छी लगी आपकी ये कविताएं। जब मैं पढ़ रही थी तो हाँ, वाकई किस तरह दिविक से जी, करते करते आप। दिविक जी, नूरिन जी, दिविक जी, इस कविता जी, को एक बार बिल्कुल। फिर पढ़ें आप। जी, इस क्या कह रहे कविता थे? को इस कविता को एक फिर से बार पढ़ें। फिर पढ़ूं?
अच्छा जी, शायद जी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, जी, चिड़िया की, शीर्षक है चिड़िया का ब्याह। ब्याह। चिड़िया जी, की बारात नहीं आती, चिड़िया पराई नहीं हो जाती। चिड़िया का दहेज नहीं सजता, चिड़िया को शर्म नहीं आती, तो भी चिड़िया का ब्याह हो जाता है। चिड़िया के ब्याह में पानी बरसता है। पानी बरसता है। बहुत खूब। पानी बरसता है, पर चिड़िया कपड़े नहीं पहनती, नंगी ही उड़ान भरती है। नंगी ही भरती है उड़ान चिड़िया, चिड़िया आत्महत्या नहीं करती। नहीं करता है। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही प्यारी कविता है। किसी ने लिखा है सर, केरल में इसको लोमड़ी का ब्याह कहते हैं, जब हाँ पानी नहीं कहते हैं, बरस रहा हो मुझे और मालूम है। धूप में निकली हो। अब तो, अब हम केरल लोग में तो बोलते हैं अध्यापक हैं। लोमड़ी का ब्याह। हाँ, हम लोग तो जी। अध्यापक के सारे जानते हैं। लेकिन वही बात जी है जी कि मैं और कुछ लिखता तो मैं जुड़ नहीं पाता खुद ही। ये देखिए, जी जी रचना तो सबसे पहले आपकी अपनी होती है, फिर सबकी जी हो जाती है। और ये शमशेर जी कहा करते थे मुझे कि जो रचना, जितनी रचनाकार की अपनी निजी हो जाएगी, उतनी ही वो सबकी हो जाएगी। उतनी उत्कृष्ट। जो सबकी बनाने के चक्कर में रहते हैं ना, तो वो जी नारेबाजी हो जाती है। वो जी जी वो कविता रचना नहीं रह जाती। तो रचना में जो जी निजत्व जिसको कहते हैं, ये स्वांत सुखाय की जो बात कही जाती है, स्वांत सुखाय का अर्थ जी ये नहीं है कि बस वो मेरे लिए है और किसी के लिए नहीं है। उसका मतलब ये है कि पहले जो चीज मुझे ही सुख नहीं दे रही है, वो फिर दूसरों को क्या देगी। तो जी। पहला वही आनंद तो अनुभूति। लिखते समय, पहला आनंद तो जि- आपका है। जी, लिखते समय अगर मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं उसमें डूबा हुआ हूं, तो फिर जी, वो और कोई क्या डूबेगा। तो इसलिए जो है, बिल्कुल सही सर। जो आपकी, ये 8वें दशक के तमाम कवियों को देख लीजिए, भोपाल से कोई आता है जी जी तो वो वहां की मिट्टी की गंध नजर आएगी। और कहीं से आता है, जी, आज भी बिल्कुल। कुछ जब मैं कविताएं पढ़ता हूँ तो मैं कहने से भूलता नहीं कि देखिए भाई, आप अपने खित्ते को मत भूलिए। वो जो आपके जी लिए सहज रूप से अभिव्यक्ति का की क्षमता दे सकता है, और कोई रूप नहीं दे सकता। तो इसलिए जी, ये मेरे को वो चिड़िया के ब्याह, चिड़िया का ही ब्याह लगेगा मुझे इसमें। वो गीदड़ या बिल्कुल सियार या बिल्कुल। लोमड़ी, वो नहीं, वो मेरे लिए बात नहीं बनेगी। ये कहना मैं चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे ही मैं बिल्कुल चिड़िया सर। का ब्याह कहूंगा, हर जो पाठक जो है, वो अपने अपने संदर्भों को ले आएगा। आप ये जोड़ होता है। सकता है जी, बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल। ठीक है ना। अब एक देखिए, कुछ मैंने ऐसी कविताएं भी लिखी है जो कुछ कवियों, बहुत कम लिखी है। जैसे एक शमशेर की कविता लिखी है। जी मैं अलग अलग रंग की कुछ छांट लूं कविताएं। अच्छा मिथिलेश जी जी जी। और मोहन जी, आप मुझे थोड़ा संकेत दे देना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊं, आपका समय ही ज्यादा हो जाए। हाँ, तो बता दीजिएगा। मिथिलेश जी आप बताइए। हाँ, दो एक मिथिलेश कविताएं जी। समय बस मैं, समय तो हम लोग पार कर गए हैं, एक दो कविताएं और पढ़े आप। चलिए मैं एक दो कविताएं जी पढ़ता हूँ। जी, अभी उसके शमशेर की बाद कविता आ गई। मैं तो शमशेर, धन्यवाद जिन्होंने, ज्ञापन करूंगा। मैं बड़ा प्रभावित रहा हूँ शमशेर की कविताओं से, उनको जी जी पढ़ते हुए बड़ा आनंद आया। अब देखिए, इसमें भी कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आप पकड़ लेंगे। जी शमशेर की जी। कविता, और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि इस कविता को नामवर जी ने, जैसे नौरीन जी आपने मेरी दो कविताओं का बड़ा सुंदर पाठ किया ना, वैसे ही नामवर जी ने इस जी कविता का जी पाठ किया, और वो भी दूरदर्शन जी। पर। वाह वाह, और क्या इतना, बात है। उनका पाठ तो अद्भुत था नामवर जी का, जैसे आपका पाठ था। नामवर जी का मैं नहीं कर जी, पाऊंगा वैसा पाठ। थैंक यू। नामवर जी की किस शब्द पे कहाँ गर्दन हिलती थी और कैसे जाती थी, कमाल का है। वो शायद यूट्यूब पर कहीं होगा, दूरदर्शन का। उनको ये कविता जी 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 पे भी की थी और पढ़ा भी था उन्होंने। जी मैं अपना साथ साथ इस तरह की बात इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी कृतज्ञ भाव जो है वो भी निकलता रहे अपने इन जी दोस्तों। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। याद आ रहे हैं मुझे ये सब लोग। छुइए, दोस्त। शमशेर की कविता। जी। छुइए मगर हौले, ये कविता शमशेर की है। हम्म। छुइए मगर हौले, ये कविता शमशेर की है। शमशेर।
और यह जो एक आध पाखुरी बिखरी सी पड़ी है ना, और यह जो एक, उनका शिल्प देखिए कविताओं का तो याद आ जाएगा, और यह जो जी जी। एक आध पाखुरी बिखरी सी पड़ी है ना, इसे भी ना हिलाना। वाह। बहुत बहुत मुमकिन है किसी मूड में शमशेर ने ही इसे ऐसा रखा हो। जी बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। मुमकिन है किसी मूड में शमशेर ने ही इसे ऐसा रखा हो। ऐसा रखा हो। दरअसल शरीर में जैसे दरअसल शरीर में जैसे हर चीज अपनी जगह है, शमशेर की कविता है। वाह। देखो, देखो शब्द समझ, देखो शब्द समझ शब्द समझ। कहीं पाँव न रख देना। क्या देखो बात है, क्या बात है। शब्द समझ कहीं पाँव न रख देना, पाँव ना रख देना। अभी गीली है। वाह। जैसे आंगन माँ ने माटी से अभी अभी लीपा है, ये अभी लेपा हुआ है। वाह। जैसे आंगन माँ ने माटी से अभी अभी लीपा है, अभी अभी लीपा है। शमशेर की कविता है। क्या बात है, क्या ये बात है। देखिए 1978 में लिखी गई थी, और एक हमारे बहुत अच्छे कवि कम आयु में चले गए सोमदत्त, उन्होंने साक्षात्कार में छापी थी इसे, और वहीं छपते ही मेरे मित्र और हमारे हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं अब, राजेश जोशी, उसने इस कविता की बड़ी तारीफ की थी उस समय। बहरहाल मुझे कहा गया कि अब एक दो कविता, मैं एक ही कविता और सुना देता हूँ, और उसके सर, बाद फिर खंड खंड अग्नि से कुछ थोड़ा सा अंश। अच्छा, तो खंड मैं खंड फिर अग्नि से। खंड खंड अग्नि से ही सुना देता हूँ, ये तो फिर कविताएं तो बहुत है, आप जी जानते जी। ही है ना। या तो देखिए, मुझे कोई मुगालता नहीं है, वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। या तो खंड खंड अग्नि से सर कुछ सुना दीजिए। मैं आपको सिर्फ एक आध अंश सुना देता हूँ। देखिए सबको पता है, जब विजय हो गए, राम लंका पर विजय राम। प्राप्त करके, तो जी जी। तमाम चीजें हो गई। तो उस समय जी सीता वहां बैठी है, सीता के मन में क्या जी। होगा हम सब समझ सकते हैं। तो जी जी। विजय, तमाम सारे वातावरण में गूंज रही थी, तो हनुमान आते हैं, और हनुमान जो है वो सिर्फ इतना बताते हैं कि विजय प्राप्त हो गई, और सीता क्या सुनना चाह रही होगी जी। या हम सोच सकते हैं। तो लेकिन हनुमान जो है सिर्फ बता करके विदा देना चाहते हैं। उसके बाद सीता कहती है, हनुमान पूछते हैं हाथ जोड़ करके, माँ संदेश तो प्रभु के लिए कितने उत्सुक होंगे वे। सीता स्वर में कष्ट है, और मैं, देखो हनुमान, देखो इस मन को, अब भी छाप है जिस पर। संदेश, सीता का संदेश, पहले पूरा तो करो वत्स संदेश प्रभु का। हाँ, अगर इतना ही था संदेश प्रभु का, अगर इतना ही था तो कहना हनुमान प्रभु से, नई नहीं है कथा विजय की, तो भी बधाई हो प्रभु को, फिर प्रमाणित हुआ है उनका बल ही। कहना हनुमान प्रभु से, सीता वस्तु नहीं नारी है, कुछ प्राण भी है उसमें, पत्नी है उनकी हृदय वल्लभा, तो भी छोड़कर मर्यादा युग की मांगती है। हाँ मांगती है हनुमान दर्शन अपने ही प्रभु के, चाहती है चिर प्रतीक्षित वह आलिंगन, तिल तिल जी है सीता जिसके लिए। वाह वाह। वह तूफान क्या बात। चाहिए, वह तूफान चाहिए प्रभु का, जो शांत कर दे उठे तूफान को सीता के हृदय में। बस और मत झुकने दो हनुमान इन पेड़ों, इन हवाओं के नेत्रों को लाज से। बस, क्या सचमुच नहीं दिया आदेश, क्या संदेश ही
मेरे बुलावे का प्रभु ने? क्या सचमुच क्या नहीं बात दिया आदेश या संदेश ही मेरे बुलावे का प्रभु ने? विजय पहली तो नहीं कि भूल जाए मन में स्वाभिमान पिता का। उसके बाद क्या फिर बात है। विश्वास वगैरह होते हैं। बस एक अंश मैं आपको और सुनाऊं। यहाँ सीता अपेक्षा कर रही है, राम से आए, अपनी हाँ, बाहों में भर लें। और यहाँ मात्र ये संदेश सुनने को मिल रहा है कि विजयी हुए। ये कोई नई हाँ, बात नहीं थी। लेकिन मैं सीता और राम को बहुत ही बढ़िया। ले रहा हूँ। वो जी असली जी। बात तो विश्वास और वो सब करेंगे। जी 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 जी। ये विश्वास का जरूर लेकिन आप करेंगे। देखिए, उसके बाद ये सूचना आती है कि विभीषण विभीषण आ रहे हैं सीता को लिवा ले जाने के लिए। जी आप देखिए, 14 वर्ष तक जो रही है वो क्या सोचेगी। और जब पता चलता कि विभीषण आ रहे हैं लिवा लेने के लिए, तो क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल। सीता भौचक्की से, ये क्या सुन रही हूं मैं, ये क्या हो रहा है सूचित? लिवा ले जाएंगे विभीषण सीता को राम तक? विभीषण, सुना तुमने शर्मा? सीता जो ब्याहता है राम की, सीता जो प्यार है राम का, लिवा ले जाएंगे उसे विभीषण राम तक? वही है ना मेरे राम, जिन्हें देखकर पहले पहल मुद गए थे झट पलकों के द्वार। इससे आपको तुलसी याद आ जाने चाहिए जी बिल्कुल बिल्कुल। कि पहले पहली बार मिले थे राम, और वो थे दीने पलक कपाट सयानी। ये जी भाई की है कि कहीं राम जो है, जो हृदय में आ गए हैं, वो चले ना जाए वापस। तो तो दीने अपनी पलक आंखें कपाट मूंद लें। सयानी, ये उसके जो है जी जो पलकों के कपाट है वो बंद कर दिए ताकि निकल ना पाए। जी। वहीं से नहीं। मैंने जी उठाया है ये। मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि जिनको समझ है वो तो समझ जाएंगे। जी वही है ना जी मेरे जी जी। राम, जिन्हें देखकर पहले पहल मुंद गए थे झट पलकों के द्वार। उतर आए थे राम भीतर से भीतर तक। वही है ना राम, पिता की विवशता पर, जिन्हें क्षण भर को भी नहीं हुई थी दुविधा। वही है ना राम, कितनी तत्परता से खा लिए थे बेर शबरी के। क्षण क्या नहीं बात लगा है। था जिन्हें अहिल्या के उद्धार में। फिर कौन सी थी बाधा आज, जो दौड़े नहीं आए राम, दौड़े नहीं आए मुझ तक। वाह। तो इस प्रकार के। यहाँ पर भी अहिल्या प्रसंग वो बड़ा खूबसूरत है। इसमें भी जो कि अहिल्या का उद्धार किया, जी जो जी। समागम कर चुकी थी परपुरुष से, वहां अहिल्या का बहस नहीं देखिए, है। ये वाल्मीकि रामायण में मिलता है। जी जी अहिल्या पे जो है ना बहुत अच्छी कविता है। मेरा एक आर्ट लेख है, कभी जी पढ़िएगा। जी इसमें दो जी जी पुस्तकें हैं, एक समझा परखा जी और एक पढ़ते जी समझते। समझा परखा में जी जो है जी ना नारी विमर्श पर लेख है पूरा पूरा। और उसमें जी जी। मिथकीय, मिथक को लेकर के जो हमारी मिथकियों को लेकर। कवियत्रियों ने जो लिखा है वो उसमें जी जी तमाम। तो उसमें जी प्रभा खेतान ने तो पूरा अहिल्या पे लिखा है, और लोगों ने भी लिखा है। लेकिन मुश्किल जी ये जी और उपन्यास भी लिखे गए हैं, पंचकन्या लिखा गया है, उसमें जी भी जी अहिल्या का जिक्र आया है। अपने जी जो जी वो है। तो लेकिन आप ये देखिए, अहिल्या का भी मैं चौंक गया था पढ़ करके उसमें, वाल्मीकि रामायण में ही वहां पर ये आता है कि जी जी। अहिल्या ने इंद्र के बारे में कहते हैं ना कि वो मुनि वेश में आए थे, यानी उनके पति के वेश में आए थे। हाँ। अहिल्या ने उनको पहचान लिया। ये पहचान लिया प्रसंग आता था। है कि, जी और जी वो अपने मन में खुश हो रही है कि आह, असल में अहिल्या के उनके पति का जो आयु का था वो बहुत बड़ा गैप था, ऐसा माना अंतर। जाता, जी। अंतर था। तो हम्म। ये पहचान करके कि इंद्र ही आया है ये, उन्होंने अहिल्या के मन में सहज स्वाभाविक उभर के बात आई, आह, जो देवताओं के भी जो राजा है इंद्र, वो उनके साथ समागम करने का आनंद मुझे मिलेगा। यानी कि उसकी संज्ञान में था, उनको पता था। और यहां तक नहीं, उसके बाद अहिल्या ही इंद्र को कहती कि अब मेरे पति के आने का समय आ गया है, चले जाओ। ये आप जाओ। बड़ा विचित्र लगेगा लोगों को, लेकिन ये है, जी जी ये जी वर्णन भी है। तो
अब इसको जो है ना, मैं इस रूप में लेना चाहता हूँ कि अहिल्या के मन में अगर सहज रूप में भाव आ भी गया, तो इस रूप में किस प्रकार एक चुनौती ये हो सकती है, इस रूप में अहिल्या को बारे में कैसे करें। और उद्धार जो किया होगा, जाहिर है कि अहिल्या को जब गौतम ऋषि को पता चला होगा, उन्होंने अहिल्या को आकर तो एक आश्रम के कोने में पड़े रहे, वो एक कोने में पड़े पत्थर रहना बन ही, गए। पड़े रहना ही पत्थर ही है वो, और क्या, पत्थर जैसे जी पड़ा हुआ है ऐसे तुम भी पड़ी रहो। और फिर राम ने आकर जी के समझाया होगा, बुझाया होगा। अब राम के संदर्भ में जो यह बात आती है संकेतों में, कि वाली के घर में भाई की, सुग्रीव की पत्नी रह चुकी है, जी तब भी उद्धार किया। वो जी। गौतम ऋषि, अहिल्या ने जानबूझ किया, तब भी उद्धार किया। तो सीता के मन में बात नहीं आएगी यार, मेरे ऊपर फिर ऐसी ऐसी क्या बात हो गई, जो मेरा संदर्भ आया तो मुझे ये कह रहे हैं कि जी तू इसके साथ चली जा, उसके साथ चली जा, कहीं भी चली जा, मैं तो स्वीकार नहीं यहाँ करता। पर स्त्री को देह के रूप में देखा गया, यहाँ देह के स्त्री रूप में पत्नी देखा, नहीं है, देखिए सिर्फ देह के ये, रूप में देखा गया। जी, तो अभी हमारे यहाँ भी लेखन है। देखिए मैं प्राय करता जी हूँ, आवा चित्र, जी अपने चित्रा मुद्गल का है आवा, उसको पढ़िए, जी बहुत जी जी सही जी रूप जी में स्त्री विमर्श आएगा। वहां क्या है, स्त्री विमर्श का अर्थ प्रतिशोध नहीं है, प्रतिरोध है। स्त्री ये नहीं कहती कि मैं दुनिया से पुरुष को समाप्त कर दूंगी और नहीं केवल नहीं ये नहीं, स्त्रियों का, बिल्कुल ऐसा स्त्रियों की बहुत दुनिया रहेगी। खूबसूरत। ये स्त्री विमर्श जी नहीं जी होता है। स्त्री विमर्श जी को पुरुषत्व, जो मानसिकता है, जो जी सोच है, उसके ऊपर वो कहते हैं ना, उस सोच को, पुरुष जी को सोच से मुक्त करना। आगे कहा करते थे कि बदलना नहीं, मुक्त करता है साहित्य। मुक्त करने का मतलब यही है जी जी कि पुरुष को बदलने में फिर भी कुछ चीजें रह जाती हैं। पुरुष को उसके पुरुषत्व की जो, का जो गुरूर है या जो बातें हैं, जो समझ है, सोच है, उससे मुक्त करता है। ऐसा स्त्री विमर्श होना चाहिए। बिल्कुल मुक्त करने का मतलब फिर ये हो गया, प्रतिशोध नहीं है, वो प्रतिरोध है। प्रतिशोध में तो फिर क्या हो बिल्कुल जाता है, बिल्कुल। आज मैं हावी हूँ, कल आप हावी हो जाए, कल फिर वो तो मैं हावी हो साथ जाऊँ, फिर साथ साथ लेकर प्र- चलने की बात है सर। बिल्कुल। तो प्रतिरोध होना चाहिए। साथ लेकर प्रतिरोध, चल। तो जी प्रतिरोध का जो स्वर है, जैसे आवा में उपन्यास में आता है, बहुत अच्छे ढंग से आता है। जब वो गर्भवती हो जाती है जी और उसका मुसलमान लड़का ये कहता है कि मेरे माता पिता चाहते हैं तो धर्म बदल रहे, कहती मैं नहीं बदलूंगी। मैंने तुझसे प्यार जो किया था, वो इस शर्त पे थोड़ी किया था, मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी, मैं सिंगल मदर रहूंगी, लेकिन मैं नहीं करती। तो ये, अब उसके बाद वो सोचे, वो मुक्त हो अपने उस सोच से। और जी दूसरी तरफ जो है, कुछ ऐसी भी हमारे यहाँ बहुत उत्साही स्त्री विमर्श लिखने वाली है, नाम नहीं लूंगा मैं, जिनके यहाँ जी। पुरुष से बदला, पुरुष के द्वारा ही अपनी देह दे करके किसी दूसरे पुरुष से पहले पुरुष को पटवाती। अब ये कौन सा स्त्री विमर्श हुआ। नहीं नहीं। आपने एक पुरुष हम्म, को, जो जिसने तंग किया, उसको उसको समाप्त उससे करवाने के लिए प्रतिशोध लिया ना। दूसरे ये तो पुरुष के बदला पास जो है लिया। ना, अपनी देह दे करके और आपने लिया। ये कहा। तो ये देह का नहीं, ये मानसिकता और सोच के बदलाव की बात। सोच की बात। जी तो ये तमाम चीजें और हैं देवेंद्र जी, जो, ये सोच सिर्फ स्त्रियों की ही नहीं है, पुरुषों की सोच का भी इवोल्यूशन होना बिल्कुल, चाहिए। जी बिल्कुल, मुक्त और बिल्कुल होना वो चाहिए। हमारे बिल्कुल। भारतीय समाज में वो इवोल्यूशन नहीं हुआ हम्म। जी जी है। वो एवोल्यूशन वो प्लेस थी। इवोल्यूशन अभी भी होना है, और मुझे लगता है कि उसकी प्रक्रिया बहुत धीमी है। धीमी है, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, वो देखिए, मर्दवादी सोच, हम लोग तमाम जगहों से जी बलात्कार की सूचनाएं हमें मिल रही हैं। जी 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 ये एक जो पुरुष सत्ता को थोपने का, इम्पोज जी करने जी का, जी और वो पुरुष सत्ता को इम्पोज करने का सिर्फ स्त्रियों पर ही नहीं है, अपने से हम्म, कमजोर पर है। हम्म। जैसे अब आपने देखिए, देखिए, आपने अभी वो फ्लैट पर कविता, जी जी फ्लैट की हत्या पर कविता लिखी, जी, आपने अच्छी लगी वो कविता। जी जी लेकिन आप जी देखें कि जो पुलिस, अमेरिका की पुलिस जो बर्बरता एक ब्लैक पर करती है, अभी हमारे समाज में कुछ वर्षों से ये हुआ है कि लोगों को उकसाया जाता है कि पुलिस के दरोगा को पीट पीट के मार दो।
जैसे यूपी में हुआ सुबोध कुमार। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कोई भूल नहीं और सकता। कल ही उसका कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया, एक्सेप्ट किया है कि जी कोई गवाह नहीं है, ना, कोई साक्ष्य नहीं है। तो अपने समाज का जो एक विकास के नाम पर जो भी बातें हो रही हैं, लेकिन जी हमारी सोच पीछे जा रही है, देश पीछे पीछे जा जा रही। रहा है। अच्छा, ये बात स्त्री विमर्श नहीं, आप दलित विमर्श ले लीजिए, आदिवासी विमर्श लीजिए। जी अब तो आदिवासी विमर्श में लुगुन ने बहुत अच्छी नए ढंग से कविताएं लिखी हैं। निर्मला पुतुल जी से आगे बढ़ करके उसने लिख दी है कविताएं। तो आप जी जी देखिए, अपने ही भीतर से अपने ही तरह के जो लोग हैं वो ही जो है पुष्ट करने लगते हैं उन चीजों को जो कि नहीं होनी चाहिए, जी मुश्किल ये जी है। जैसे बिल्कुल कि नारी विवश में बहुत बार हम देखें कि नारी ही पुरुष के पुरुष उस तरह की चीजों को पुष्ट कर रही होती है अपने बेटों के संदर्भ में। जी बेटे बहू का मतलब आ जाए तो प्राय नारी के रूप में माँ जो है बेटों तो का साथ देती है, उसमें माँ नारी। दिविज जी साथ उनकी देते मानसिकता की बुनावट हम ही करते हैं ना। बस ये ये तो परिवार है। ही करता है, समाज ही करता है। और जी फिर दबते दबते स्त्रियों की मानसिकता वैसी ही हो जाती है जैसे पुरुषों की होती है। हाँ, तो उनमें भी एक मैं तो पुरुषवादी सत्ता का भाव समा जाता है। नहीं, मैं तो ये यहाँ पर ये जोड़ना चाहूंगा कि जो ये कहावत है ना कि स्त्री होती नहीं बनाई जाती है, ठीक है, पुरुष बिल्कुल भी सही। होते नहीं है, पुरुष भी बनाए जाते हैं। हाँ, हाँ, बनाए जाते हैं। पुरुष भी बना, पुरुष हम ही बनाते हैं। हम ही हमारे बनाते यहाँ हैं। लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। जी और हम कुछ कहते नहीं है, जानबूझ के कुछ नहीं करते हैं, लेकिन पूरे परिवरिश की प्रक्रिया ऐसी होती है कि उसमें वो विभेद पैदा होता चला जाता है। और जी उसका जी असर बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्टीमेटली भारतीय समाज को ही सहना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। जी तो हमें तो ये स्त्री विमर्श को भी एक नया डायमेंशन देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। नहीं, हमारे स्त्री विमर्श कहते हमारी कुछ कहते साहित्यकार दे रही हैं। देखिए, आप देह मुक्ति मृदुला का गर्ग जी को सवाल लें, उठाते चित्रा मुद्गल को उठाते, लें, जी ममता जी कालिया बिल्कुल। को लें, निर्मला हाँ, जैन को लें, तो जी जी, तो महादेव जी उस वर्मा को तरह ही से पढ़िए आप। महादेव वर्मा का जो गद्य है उसमें जो है वो प्रतिशोध की बात करती है। वो नहीं, वो हम सोचती प्रतिशोध की प्रतिरोध की बात बात नहीं करती है। करते। प्रतिशोध की नहीं, प्रतिरोध की बात करती हाँ, प्रतिरोध की बात करती हैं। प्रतिरोध की बात होती है। है। जी वो वैसे जी। ही है जैसे पुलिस फ्लैट को मारती है और हम्म। यहाँ एक भीड़ को उकसाते एक हैं भीड़ और वो सुबोध बिल्कुल कुमार सिंह जी को जी मार देती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह की बात इसमें भी चलती है। तो क्या अब हम लोग जी अंत की ओर बढ़ें? मैं चाहता हूं कि एक जी कविता सर। अपनी पसंद की आप सुनाएं, मैं उसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। जो 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 बात जी चल रही थी मैं उसी को, एक कविता है जो लम्ही में छपी थी, वह खास था। आप देखिए ये जी आज जी के संदर्भों को किस रूप में लाती है। बिल्कुल उसके सर। उसके हाथ हवा में लहरा रहे थे, शीर्षक है वह खास था। उसके हाथ हवा में जी लहरा रहे थे, उसके आदमी उसके झंडे फहरा रहे थे, उसकी जी आंखों में बढ़ती हुई भीड़ का माप था, पत्रकारों के कैमरों में वह बहुत उदास था, अहिंसा और प्रेम के नारे उसकी जुबान पर थे, गोली उसी के आदमियों ने मारी थी, वह जानता था अगले दिन समाचार पत्रों के पहले पृष्ठ पर वह खास था। क्या बात। उसकी मूंछों में दया का ताव उतर आया था, उसकी मूंछों में दया का ताव उतर आया था, उसकी उंगलियों में कुछ ढांढस नुमा शब्द उगाए थे, उसके चरणों में मुआवजे खिलखिला रहे थे। मैंने चाहा कि जोर से चीखूं पर ताला जड़ा पाया, मैंने चाहा कि हिलूं भूकंप सा पर लकवा मुस्कुरा रहा था, समता और न्याय के नारे उसकी जुबान पर थे, समता और न्याय के न्याय के नारे नारे। उसकी जुबान पर थे, गोली उसी के आदमियों ने मारी थी, वह जानता था अगले दिन समाचार पत्रों के पहले पृष्ठ पर वह खास था। खास था।
जब लाश के अंतिम संस्कार की बाट जो रहे थे, सब लाश के अंतिम संस्कार की बाट जो रहे थे, उसके कंधे बिना कंधा दिए आगे चल रहे थे। उसकी आंखें बिना रोए आंसुओं से प्रलय ढा रही थी। देह नहीं थी, पर उसके पांव चल रहे थे। लाश की अमरता के नारे लग रहे थे। क्रांति के सैलाब उसके जुबान पर हिलोरे मार रहे थे। गोली उसी के आदमियों ने मारी थी। वह जानता था। अगले दिन समाचार पत्रों के पहले पृष्ठ पर वह खास था। और बिल्कुल सही। अंतिम है, दूर से मंडराती एक अदालत चली आई थी। क्या बात है। दूर से मंडराती एक अदालत चली आई थी, स्वतः संज्ञान लेकर चौपाल करने लगी थी। फिलहाल चाहे तो ले लीजिए अंतराल, खा पी आइए छोले भटूरे, पानी पूरी चाट पकौड़ी, कराइए लोटा पानी, समय लगेगा, लगता रहा है जैसे, जाने कब तक बैठी रहे अदालत। जाने कब तक बैठी रही अदालत, साल 10 साल 100 साल, या उठे ही नहीं कभी, रह जाए बैठी की बैठी। अफसोस और दर्द उसकी जुबान को रुलाने लगे थे। गोली उसी के आदमियों ने मारी थी। वह जानता था। अगले दिन समाचार पत्रों के पहले पृष्ठ पर वह खास था। वाह, बहुत अच्छा। दिव्य जी, याद होगा 1999, जी 1999, जी जब मेरा पहला संग्रह आया था, जी। किसी उम्मीद की तरह, हम्म। और उस पर अपने रसियन सेंटर में जी जी परिचर्चा आयोजित करवाई थी, जिसमें नामवर सिंह, जी। विश्वनाथ त्रिपाठी, आप और तमाम लोग थे। वो, मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही आत्मीय, मैत्रीपूर्ण और अविस्मरणीय जी। घटना थी मेरे लिए। और मेरे संग्रह पर आपने वो परिचर्चा आयोजित की, और हम मिथिलेश लोग जी। तो पहले से ही परिचित थे, जी लेकिन उस घटना के बाद जो एक आत्मीयता पनपी, वो लगातार महसूस होती रही है। इधर 1 साल से तो मिलने का कोई मौका ही नहीं था। हाँ, ये तो जी। और फिर हमने जब लिखावट में कैंपस में कविता शुरू किया, जी तो आपके कॉलेज से ही, जब आप वहाँ प्रिंसिपल थे, तो वहीं से हमने जी। शुरू की थी, बहुत जिसमें अच्छी, बहुत अच्छी संगोष्ठी हुई थी। हाँ, विष्णु खरे भी आए जी। थे। तो अब मैं एक सूचना देता हूँ आपको जी और तमाम लोगों को जो इससे जुड़े हुए हैं, कि मेरा संग्रह जल्दी ही आने वाला है, शायद इसी बहुत महीने आ जाए, बहुत बहुत बधाई आपको। और जिसका नाम है औरत ही रोती है पहले। वाह वाह। जिसका नाम है औरत ही रोती है। होती है पहले, क्या बात है, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही मार्मिक। तो नहीं, इधर दिव्य जी। आपकी जी। आपकी आपकी कविताओं का जो है बहुत होना चाहिए, जितना जरूरत है। असल में इतनी अंतर अनुगूंजें होती हैं आपकी कविताओं में कि आदमी जो है ना, सुनने के बाद भी जो है ना, वो भीतर तक इतनी नचती बसती, इतनी फलती फूलती है वो कविताएं कि आप चकित रह जाते हैं। इसलिए आपकी कविताओं का जब जब मैंने सुना है, पढ़ा है, बहुत मैं भीतर तक जो है समृद्ध हुआ हूँ इस रूप में कि वो विचलित भी करती है, और वो आपको एक नया सृजन जो है आपके भीतर स्वतः कर डालती है। इधर अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं। ये शीर्षक तो मुझे बहुत ही पसंद आया। और मुझे याद आ रहे हैं कि कुछ तरह की कविताएं, अच्छी कविताएं राकेश रेणु ने लिखी हैं, और लोग भी लिख रहे हैं। जी। बस ये है कि हमारा साहित्यिक परिदृश्य जो है
उसको इतना उदार होना चाहिए कि वो अच्छे से अच्छा जो लिखा जा रहा है उसको सामने लाए और पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता, पूरे उत्तरदायित्व के साथ लाए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रचार प्रसार करे, लेकिन उसको लाया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ आज का जो कार्यक्रम है इस रूप में बहुत ही अनूठा, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए, कि जिस तरह से आपने, नौरीन जी ने माने मुझे प्रस्तुत किया है या मेरी रचनाओं को प्रस्तुत करने का अवसर दिया है, ये सचमुच में मेरा बड़ा सौभाग्य है। और आपने हमेशा, मिथिलेश जी, जगह जगह मुझे याद है कि कई कॉलेजों में मैं आपके साथ गया हूँ उसी श्रृंखला में, और बहुत अच्छा लगा। लिखावट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही है, बड़ी गंभीरता से आप कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी, उदारता के साथ कर रहे हैं, बड़ी बात है। और मुझे इस बात का, विष्णु खरे, ये तो मेरे चौथे संग्रह की कविताओं का चयन किया था, छोटा सा हस्तक्षेप का, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये सौभाग्य मेरे को मिला हुआ है संयोग से, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं फिर तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा अपने श्रोताओं से, अपने दोस्तों से या साहित्यिक अध्येताओं से कि भाई, हो सकता है कि मैं वो कविता न लिख पाया हूँ जो आपकी भी पसंद की हो, तो मुझे ये शुभकामनाएं दीजिए कि मैं आपकी पसंद की भी लिखूं। धन्यवाद। धन्यवाद दिव्य जी, धन्यवाद नूरन बहुत जी। बहुत धन्यवाद, अब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक सूचना मैं दे रहा हूँ कि ये पूरा प्रोग्राम, हालांकि ये हमें बातचीत का ही प्रोग्राम रखना चाहिए था, फिर एक आगे कभी हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम रखेंगे बातचीत ही, जिसमें हम कई साहित्यकार मिल के आपस में बातचीत करें, एक दूसरे की रचना यात्रा पर बात करें, उनकी दुनिया के बारे में बात करें, जो मित्र चले गए हैं हमें छोड़ के उनके बारे में बात करें। तो एक प्रोग्राम हम लोग ऐसा रखेंगे जी। तो अभी के लिए इतना ही। एक सूचना ये है कि ये लिखावट के YouTube चैनल पर ये प्रोग्राम थोड़ी देर में आ जाएगा। वाह, आप लोग लिखावट के क्या YouTube को सब्सक्राइब करें, देखें, सुने, और इन्हीं शब्दों के साथ अब हम विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं। जरूर सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर।